यूएस फिर तो वहाँ पे यूजुअल स्टेटस हो जाएगा, वहाँ पे भी यूजुअल स्टेटस, फिर हो जाएगा करंट वीकली स्टेटस और फिर लिख लीजिए चालू दैनिक स्तर, चालू दैनिक स्तर, सीडीएस। इंग्लिश ज़रूर याद रखिएगा, सीडीएस, यूएस और सीडब्ल्यूएस। कभी-कभी एग्ज़ाम में मतलब ये पूरा फुल फॉर्म ना देके यूएस, सीडीएस और सीडब्ल्यूएस करके दे देगा, ठीक है? और बस 3 याद रखिएगा, साप्ताहिक होता है, दैनिक होता है और यूजुअल होता है, ठीक? तो हम सर जो लास्ट वाला क्या बोले हैं? सीडीएस, सीडीएस, सीडीएस। तो बेरोज़गारी मापन के लिए 3 विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। बेरोज़गारी मापन के लिए 3 विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। 3 विधियाँ कौन-कौन सी हैं? यूएस है, सीडब्ल्यूएस है और सीडीएस है। यूजुअल स्टेटस, फिर करंट वीकली स्टेटस और फिर करंट डेली स्टेटस, ठीक है? क्लियर है सभी का? सर वो यूपीएसएस है, यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस, यूपीएसएस। ठीक है बट यूएस ही देता है एग्ज़ाम में, ठीक है? जो अभी यहाँ देख रहे हो ना सामान्य स्थिति दिया हुआ है, पीएस करके, ठीक है? यही देगा एग्ज़ाम में बार-बार, मतलब मेंस में आया हुआ है। सर जी मैम। सर वो जो होता है जैसे दीर्घकालिक कर्मी या प्रमुख कर्मी जिसमें 6 माह या 183 दिन से अधिक होता है और एक और होता है कि अल्पकालिक या सीमांत कर्मी जिस मतलब उसमें होता है वर्ष में 6 माह से कम समय में काम किया गया हो। जी। तो सर वो क्या है फिर? एक होता है मैम कि आप सरकारी जॉब में हैं, तो आपका परमानेंट जॉब है। एक है कि आप क्या होता है ना कि 6 महीने, 3 महीने आपको क्या हुआ रोज़गार मिला फिर हटा दिया गया, ठीक है? और एक है कि आप सीज़न में प्राप्त कर रहे हैं। तो रोज़गार के प्रकार मतलब रोज़गार के जो प्रकार आते हैं, वो उसमें आएगा। तो अभी हम रोज़गार के प्रकार बताएँगे, बहुत लंबा हो जाएगा मैम, इसी में ही टाइम चला जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक है? फिर हाँ, पहले करंट पढ़ लेते हैं उसके बाद कभी जी सर। जैसे अगर जिसे एक वर्ष में 183 दिन काम मिले उसको संगठित मजदूर के अंतर्गत या संगठित बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं, जबकि सर बेरोज़गारी नहीं, रोज़गार। हाँ, संगठित रोजगार के अंतर्गत, जबकि जिसे 183 दिन से कम मिले उसे असंगठित रोजगार के अंतर्गत रखा जी। जाता है। तो ठीक है, वही चीज़ है, मतलब अब इसको बताएँगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मौसमी रोज़गार, अच्छी रोज़गार, अनैच्छिक संरचनात्मक बेरोज़गारी, ठीक है? मतलब ये सारा मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। शिक्षित बेरोज़गारी, ये सारा अलग-अलग करना पड़ेगा। तो काफ़ी टाइम इसी पे चला जाएगा, ठीक है? एक लेक्चर पूरा इसी पे देना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग आते हैं करंट अफ़ेयर्स पे, ठीक है? चलिए। तो जो आवधिक श्रम बल सर्वे रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? बस इतना याद रखिए कि किसके द्वारा जारी किया गया है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में 15 वर्ष या उससे अधिक लोगों के 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को क्या किया गया है? जो काम में यानी श्रम बल में भागीदारी दे रहे हैं, उनको शामिल किया गया है। ये एज लिमिट याद रखिएगा, अगर ये एज लिमिट भूल जाएँगे, तो वहाँ पे हम 18 मतलब कन्फ्यूज़न में मार सकते हैं क्योंकि माना जाता है कि 18 वर्ष से मतलब 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को काम पे नहीं लगाया जा सकता है इतने खतरनाक कामों में। लेकिन सामान्य तौर से 6 से 14 वर्ष लोगों की शिक्षा का है। 15 वर्ष से बाद लोग क काम कर सकते हैं, कुछ विशेष प्रावधान रखा जाता है, चाइल्ड लेबर में नहीं आएगा, ठीक है? वैसे बाल मज़दूरी यानी बाल श्रम निवारण निषेध अधिनियम कब आया था? कौन बताएगा? हैंड रेज़ कीजिए। अमित सर बोलिए, बाल श्रम निषेध अधिनियम। सर याद नहीं आ रहा है सर। रमेश सर, बताया गया है ना? सर 1986 में। वेरी गुड। बंधुआ मज़दूरी को निवारण करने के लिए कब आया था? बंधुआ मजदूरी सर। बंधुआ मज़दूरी 1976 में है, ठीक है? संशोधन जो हुआ है। हाँ, 2016 में संशोधन था बाल श्रम वाला, ठीक है? 30 वर्ष बाद। चलिए, तो आगे आ जाइए अगले पे। जो आगे दिया है सभी उम्र के लोगों की जो यूजुअल स्टेट है, ठीक है? बेरोज़गारी का जो दर है, पुरुषों में 3.2% है, महिलाओं में 3.1% है और टोटल है 3.2%, ठीक है? यानी बेरोज़गारी की दर जो है 2023-24 में कितनी है? 3.2, 3.1 पुरुष और महिला का है, 3.2 टोटल है, ठीक है? 3.2 क्या है? टोटल है, ठीक? इसके बाद देखेंगे 2023-24 में सामान्य स्थिति में सर्वाधिक बेरोज़गारी जो है गोवा में दर्ज की गई और सबसे कम कहाँ दर्ज की गई? मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। कहाँ दर्ज की गई है? सर्वाधिक जो बेरोज़गारी है गोवा में दर्ज की गई है और सबसे कम कहाँ दर्ज की गई है? ये दर्ज की गई है मध्य प्रदेश में, ठीक है?
तो सर्वाधिक बेरोजगार उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी की जो दर है वो 3% है, ये भी ध्यान रखना है। कन्हैया सर, स्वाति मैम, ये आप लोगों का कोई क्वेरी है क्या? सर पेज नंबर बता दीजिए प्लीज। मैम पेज नंबर 105, पेज नंबर 105। थैंक यू सर। पल्लवी मैम? सर सर ये जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर ये एसएस और पीएस ये क्या चीज है? मैम वही तो बताया, पीएस मतलब यूजुअल स्टेट यानी प्राइमरी सामान्य अच्छा जो आपने लिखवाया, हाँ, हाँ जो भी लिखवाया उसी से यही। रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है ये सब। सामान्य तो स्थिति सर में उसमें एसएस एसएस क्या है फिर? मैम वो एसएस के लिए फिर देखना पड़ेगा। मतलब अभी बस यूएस अच्छा का अच्छा हाँ, ठीक है। मतलब वो पीएस देखिए, पीएस प्लस यूएस। नितिन फिर से बोलो। सब्सिडरी स्टेटस। सब्सिडरी? यस सर। अच्छा, ठीक है पल्लवी मैम, क्लियर हो गया? अच्छा जी सर लिख लेते हैं। ओके थैंक यू। सब्सिडरी स्टेटस, ओके ठीक है। चलिए, तो अब ये समझ में आ गया ना, सबसे अधिक जो बेरोजगारी कहाँ पर है, गोवा में है, और सबसे कम कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कितने परसेंट है, 3% है। ये डेटा इसमें तीनों याद रखना जरूरी है, ठीक है। सर्वाधिक गोवा में है, सबसे कम कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में 3% है, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है राष्ट्रीय औसत से कम है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे बढ़ जाए। एनएबीएफआईडी, एनएबीएफआईडी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में सूचित किया गया है एनएबीएफआईडी को, ठीक है। एनएबीएफआईडी क्या है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है, ठीक है। इसे सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। किसने किया है? भारत सरकार ने किया है। किसने किया है? भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। प्रश्न बस आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को हाल ही में सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? एनएबीएफआईडी, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? जो सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है, इसका जो सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे क्या किया? सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया है, ठीक है। इसके अलावा ये ध्यान देना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2021 में। कब हुई थी? वर्ष 2021 में हुई थी। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 1921, सॉरी 1921 बोल दिया, 2021, 2021 जो है इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। 3 चीजें इसमें याद रखनी है। क्या-क्या? कि सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में हाल ही में किसे दर्जा दिया गया है? एनएबीएफआईडी को दिया गया है। एनएबीएफआईडी एक्ट कब आया था? 2021 में आया था। एनएबीएफआईडी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2021 में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए तो आगे बढ़ने के लिए क्या नितिन? इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है क्या? हेडक्वार्टर है क्या इसमें? होगा, मुझे पता नहीं सर। देख लो, मुंबई होगा। मुंबई है सर, इसका मुंबई है। मुंबई है, एक बार देख लो फिर, मुंबई है तो। वैसे एक चीज आप लोगों को तुक्का मारने का तरीका बता दें, सिडबी छोड़ दीजिए, और सिडबी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। और 2-3 बैंक है जो मुंबई से बाहर है। अदरवाइज जितने भी बैंक हैं ना, सब लगभग मुंबई में मुख्यालय है, ठीक है। मतलब आप लोगों को जो बैंकिंग वाली सूची मैंने दी थी, उसी से आप देखिए कि कौन-कौन सा मुंबई से बाहर है। तो उनको अलग करके याद कर लीजिए। शेष जो है मुंबई चले चलिए फटाक से, ठीक है। आगे आ जाइए। फेस स्कीम क्या है? फिनटेक। फेस क्या है? फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। फेस क्या है? फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये आरबीआई के द्वारा क्या किया गया है? आरबीआई के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है अगस्त 2024 में फेस को, ठीक है। किसके लिए? किसके लिए किया गया है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन फिनटेक सेक्टर में, ठीक है, के रूप में मान्यता प्रदान किया गया फेस को। फेस को किसके लिए किया गया है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन फाइनेंशियल सेक्टर के लिए किया गया, फिनटेक सेक्टर के लिए। फिनटेक का अर्थ क्या है? फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी, ठीक है। फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी दोनों को मिला के क्या बना? फिनटेक। क्या बना है? फिनटेक, ठीक है। तो बस
ये तो उतना इम्पोर्टेंट हमें देख रहे हैं। आरबीआई के द्वारा फिनटेक को किसके रूप में लोग किया गया है? एसआरओ, एफटी यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन फिनटेक सेक्टर। ठीक है? बस इसको एक रीडिंग करिएगा, छोड़ दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है इसको बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की। मौद्रिक नीति जो है एमपी सी 6 अगस्त 2024 का है, ठीक है? तो मौद्रिक नीति को बस थोड़ा-सा ध्यान दीजिए कौन जारी करता है, बस इतना याद रखना। मौद्रिक नीति जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है? और ये किस आधार पे कितने कितने महीने में जारी की जाती है? द्विमासिक आधार पे होती है। कैसे होती है? द्विमासिक आधार पे होती है, ठीक है? तो द्विमासिक आधार पे हो रही है यानी अगस्त में आया था, सितंबर, अक्टूबर में आ गया होगा, ठीक है? और दिसंबर में जब हम एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो हो सकता है दूसरा आ जाए, ठीक? तो इसमें हमको मतलब इससे रिलेटेड प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। बस मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? मौद्रिक नीति जारी करता है आरबीआई। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है और ये मौद्रिक नीति क्या करता है? कौन बताएगा? मौद्रिक नीति किस लिए जारी की जाती है? क्या करती है? मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई क्या करता है? जी, साथी मैम बताइए आप। विवेक सर? सर वही मनी फ्लो, मार्केट में मनी फ्लो सीआर और उसके माध्यम से जो है मनी फ्लो, ठीक है? अच्छा आपने इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल करना। ठीक है, एक-एक लोग रुक जाइए। निधि मैम आप बताइए। मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करता है, जैसे कि कभी पैसा वो अपने आप पास रख लेता है, कभी मार्केट में फ्लो कर देता है। देखिए मनी फ्लो को सीधा-सीधा आपने जो क्लियर किया, कुल मिला के मुद्रा को नियंत्रित करना, ठीक है? मुद्रा को क्या करना? नियंत्रित करना। मनी फ्लो बोलने की वजह सीधा लिखिए मुद्रा को नियंत्रित करना का काम, ठीक है? यानी मुद्रा को फ्लो करना है या फिर उसे रोक के रखना है, वो सारा चीज़ें एक साथ हो जाएगी। अगर मुद्रा को कंट्रोल करेंगे, मतलब एक शब्द में अगर आपको देना हो तो मुद्रा को नियंत्रित करने का काम, ठीक है? मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए कौन-सी आती है? मौद्रिक नीति आती है। और राजकोषीय नीति क्या करती है? राजकोषीय नीति क्या करती है? विजय सर बताएँगे। राजकोषीय नीति? हिमांशु सर बोलिए। हिमांशु सर, रमेश सर? सर राजकोष का प्रबंधन। हाँ, राजकोष का यानी राजकोष के माध्यम से अर्थव्यवस्था की बारे में, ठीक है? सब कुछ को ध्यान रखना, ठीक? अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना, वो है राजकोषीय नीति, ठीक? चलिए। तो देखिए आरबीआई जो है सीआरआर, एसएलआर और फिर उसके बाद है सीआरआर, एसएलआर और क्या-क्या जारी करता है? बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। तो अब एक-एक करके बताना है। रेपो रेट क्या है? हैंडेज करना है। हैंडेज कीजिए, एक-एक करके बोलिएगा। सब लोग सुनेंगे ध्यान से। रेपो रेट। जी। रमेश सर आप पहले बताइए रेपो रेट क्या है? सर रेपो का फुल फॉर्म है रीपर्चेज ऑप्शन, ठीक? यानी ये वो दर है, ठीक? हाँ। जिस दर पर बैंक से आरबीआई क्या कहते हैं, बैंकों को देता है पैसा। ये है रेपो दर। रेपो रेट, ठीक है। यानी वह दर जिस पे बैंक जो है आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं 60 टर्म के लिए, ठीक है? रमेश सर आपने एक शब्द छोड़ दिया 60 टर्म के लिए, ठीक है? ये 60 टर्म के लिए होता है, ठीक है? सब लोग याद रखिएगा ये 60 टर्म के लिए होता है। कैसे होता है? 60 टर्म के लिए होता है 60 टर्म, ठीक है? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? कन्हैया सर बताएँगे रिवर्स रेपो रेट। सर रिवर्स रेपो रेट में होता है कि जब मुद्रास्फीति की दर ज्यादा होती है तो फिर आरबीआई क्या करता है कि रेट बढ़ा करके जो वाणिज्यिक बैंकों से पैसा वापस ले लेता है। नहीं, आप कुछ उल्टा घुमा दिए। रिशु मैम आप क्लियर कीजिए। सर जिस पर जो बैंक जब आरबीआई में अगर पैसा जमा करते हैं उनके पास एक्स्ट्रा मनी होती है तो उसपे उस रेट पे उनको ब्याज मिलता है। हाँ, मतलब देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखेंगे, तो आरबीआई जिस ब्याज दर से उन्हें क्या करे, जिस दर से उन्हें ब्याज देगी, वो होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है? कन्हैया सर सही बोल रहे थे, उसका मतलब ये सही सी है कि जब इन्फ्लेशन ज्यादा होती है, ठीक, तो आरबीआई का करता रेपो सर। नहीं तो आप सर देखिए आपने बोला बहुत सही था वो, लेकिन हमें बस एक शब्द में जैसे मतलब सिंपल वे में समझने के लिए ये करना है कि जब बैंक अपना पैसा, ठीक है? बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं तो आरबीआई जिस दर से
ब्याज उपलब्ध कराती है वो होता है। रेपो रेट में क्या होता है, वो दोनों टर्म समझा रहे हैं। रेपो रेट में क्या होता है हाँ कि रेपो रेट में पैसा जो है वो बैंकों के पास आ जाता है एकदम साधारण भाषा में, और रिवर्स रेपो रेट में पैसा जो है रिजर्व बैंक के पास चला जाता है बस अल्पकाल में, जिससे मुद्रास्फीति को कंट्रोल में रखा जा सके, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। कभी भी जो है रिवर्स रेपो रेट की दर जो है रेपो रेट से अधिक नहीं रहेगी। अब हमेशा जो है इसी रिवर्स रेपो रेट की दर जो है रेपो रेट से कम रहेगी। ये तो इसीलिए है ना कि आरबीआई अगर उस दर से कम देगी तभी तो पैसा अपना पास बचाएगी, कमाएगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद एसएलआर है, सीआरआर है, ठीक है। इसे आप लोग देखिएगा, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट जो है, बैंक रेट जो है दीर्घ अवधि के लिए होता है, और बैंक रेट वह दर होता है जिससे नीचे ना कोई भी बैंक किसी को उधार नहीं दे सकते हैं, यानी वो बेस रेट होता है, उसके बाद नीचे उधार नहीं दे सकते हैं, ठीक है, वो बैंक रेट होता है, ठीक। तो देखिए, मौद्रिक नीति जो जारी की गई है, इसके अनुसार जो 2024 अगस्त 2024 में सर एक बात बता दीजिए सर, क्या अभी बताया सर किस चीज को? अभी क्या इससे नहीं मतलब बैंक रेट जो आपने अभी बताया, बैंक रेट में उधार देती है ना सर, सेंट्रल बैंक अपने घरेलू बैंकों को उधार देती है। एक बेस रेट होता है, आधार अंक, जिसको आधार अंक कहते हैं, उस बेस रेट के नीचे जो है क्या उसका नाम देखना पड़ेगा इसे में। बैंक रेट ही बेस रेट बोलते हैं शायद, बैंक रेट ही बोलते हैं उसको। बेस रेट अलग है सर, बैंक रेट अलग है, बेस रेट अलग है। अच्छा, तो बेस रेट जो है तो सर बैंक रेट जो होता है सर, सेंट्रल बैंक किसी भी देश की अपने की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। बैंक रेट जो होता है किसी भी देश की सेंट्रल बैंक जो है अपने अंडर के बैंकों को उधार देती है सर। लेकिन प्रिंस सर ने सही बताया कि बैंक रेट का जो मूल काम है वही है जो उन्होंने बताया। देखिए, बैंक रेट आपने बताया था कि जो बैंक रेट होती है उस पे आरबीआई जो उसके बैंक या और वित्तीय संस्थान होते हैं उनको दीर्घकालिक ऋण देता है। तो मेनली बैंक रेट होती है दीर्घकालिक के लिए, और जो रेपो रेट या रिवर्स रेपो होती है सर ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, अल्पकालिक के लिए। यस सर, यही है, दोनों सेम है, बस टाइम का बस डिफरेंस है। और सर बेस देती है सर। बेस रेट क्या होता है? बेस रेट एक रेट होता है कि जिसके नीचे जो है बैंक किसी को लोन नहीं दे सकती। जी क्लियर है, अभी क्लियर हो गया, देखिए। हाँ सर, आगे बता रहे हैं कि जैसे कुछ देखे क्या नाम है, जो नीरव मोदी है या फिर ये जो इनको पैसा मिला है, ऐसे कुछ मतलब ग्राहक होते हैं जिनका मतलब काफी पॉपुलर रहते हैं, जिनका जो पूंजीपति होते हैं उनको इस जो बेस रेट से नीचे पैसा दे करके जो दे दिया जाता है, उनकी पॉपुलर मतलब उनके जो बैंक में शेयर होल्डर के आधार पर दे दिया जाता है। बाद में जो है किसी को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कि बेस रेट के नीचे अब किसी को नहीं दिया जाएगा, चाहे वो जितना करीबी रहेगा। जी सर, क्लियर है। देखिए, बैंक रेट वह दर होती है जो दीर्घ अवधि के लिए उपलब्ध कराती है। रहते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज है कि ये बैंकों के लिए एप्लीकेबल होता है, ना कि आरबीआई के लिए। नहीं, सुनिए, बेस रेट जो होता है वही बेस रेट जो है, बेस रेट वह दर है जिसके नीचे कोई बैंक, जैसे हम सब लोग लोन लेते हैं ना, मतलब सभी लोग लोन कहीं ना कहीं से लेते हैं, कुछ भी लोन लेते हैं, तो बेस रेट वह दर होता है जिसके नीचे, बेस रेट जो होता है जिसके नीचे बैंक किसी व्यक्ति को लोन नहीं दे सकता है। अर्थात ये कहते हैं ना कि मतलब बैंकों में प्रतिस्पर्धा का जो दौर है बना रहे। पता चले कि कोई बैंक प्रतिस्पर्धा के दौर में बहुत कम बेस रेट पे लेके बहुत कम दर पे लोन उपलब्ध कराने लगेगा, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसलिए एक निश्चित दर कर देता है आरबीआई कि उसके नीचे कोई भी दर नहीं देगा। इसीलिए देखेंगे आप कि जो लोन की दर होती है किसी भी जैसे व्हीकल लोन आप ले रहे हैं तो सबकी लगभग सेम होती है, 0.2 या 0.3% का डिफरेंस होता है। मतलब सारे बैंकों का, मान लीजिए अगर आप कार लोन ले रहे हैं तो कार लोन का कोई भी बैंक आप देखेंगे तो लगभग सेम रहता है, मुश्किल से मतलब 2 से मतलब 0.2 या 0.25 0.35 ऐसे रहता है डिफरेंस, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रखा जाएगा। और जो बैंक रेट है, अभी थोड़ा सा मुझे हो गया था डाउट, क्लियर हो गया कन्हैया सर ने जब बताया। तो बैंक रेट वो है जो दीर्घ अवधि के लिए आरबीआई उपलब्ध कराती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आ जाइए। जी सर। ओके, ठीक है, आ जाइए। देखिए, जो मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25 के लिए जब बताया गया कि भारत की जो वास्तविक जीडीपी है उसकी वृद्धि दर 7.2% रहेगी। कितनी रहेगी?
7.2% रहेगी। कितनी रहेगी? 7.2%। इसे आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 7.2% है। चलिए, अगस्त 2024 में ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा जारी ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर्स रिपोर्ट कार्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरी बार A+ की रेटिंग प्रदान की गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा किसे लगातार दूसरी बार A श्रेणी प्रदान की गई है, तो शक्तिकांत दास को दी गई है। और इस रिपोर्ट में डेनमार्क के क्रिश्चियन क्रिटल थॉम्सन तथा स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन को भी A+ रेटिंग प्रदान की गई है। अर्थात 3 लोग मिले हैं, शक्तिकांत दास, थॉम्सन, केटल थॉम्सन और थॉमस जॉर्डन। ठीक है, ये तीनों। अगर प्रश्न ऐसे भी बना सकता है कि ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा A+ की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा गया है, 3 नाम ये होगा, चौथा नाम कुछ और हो सकता है। ठीक है, शक्तिकांत दास इंपॉर्टेंट नाम है, उसके बाद केटल थॉम्सन और थॉमस जॉर्डन दोनों थाथा है। ठीक है, शक्ति थाथा बना सकते हैं आप लोग, शक्ति था या फिर शक्ति जॉर्डन को था। ठीक है, कुछ भी मतलब याद रहे। अगर मतलब प्रश्न थोड़ा सा डीप ले जाएगा आयोग, तो ये 3 नाम देके चौथा नाम हटा देगा, तो चौथा नाम कुछ और दे देगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, यूनिफाइड। अभी जो लोग हाल में जुड़े हुए हैं, पेज नंबर 106 पे आ जाइए, पेज नंबर 106 पे। ठीक है, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस क्या है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने, ठीक है, आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जारी किया है। उसका नाम क्या है? यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। प्रश्न सीधा बनेगा, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस किसके द्वारा जारी किया गया? आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया? आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। एक नया प्लेटफॉर्म है और यह इस आधार पे किया गया है कि जो ऋणदाताओं के हेतु ऋणदाता जो है उनकी ऋण स्वीकृतियों में तेजी आए, उन भूमि के रिकॉर्ड जैसे महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच आसान बन जाएगी। ठीक है, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस क्या करेगा कि भूमि के रिकॉर्ड तक पहुंच जो है ऋणदाताओं की तेजी से होगी, जिससे क्या होगा? लोन आसानी से मिलने लगेगा। लोन क्या होगा? आसानी से मिलने लगेगा। बहुत डीप पूछने की हमें नहीं लगता पूछेगा, सीधा सा आप याद रखिएगा, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस किसके द्वारा जारी किया गया है? यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किसके द्वारा की गई थी? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अंदर में है उसी में। ठीक है, तो यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? कौन बताएगा? जी पहले में बताइए आप। सर ऑसबॉर्न स्मिथ। हाँ, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और उसके बाद भारत का विदेशी ऋण मार्चांत 2024 तक, तो मार्च के अंत तक यानी 31 मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना था? तो आरबीआई के द्वारा विदेशी ऋण के आंकड़े जारी किए गए। नंबर 1, विदेशी ऋण से संबंधित जो आंकड़े हैं किसके द्वारा जारी किया गया? तो विदेशी ऋण से संबंधित जो आंकड़े हैं आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और इसमें 663.8 बिलियन डॉलर का रहा है विदेशी ऋण। कितना रहा है? 663.8 बिलियन डॉलर। 66 38 याद कर सकते हैं या फिर 663 सीधा सीधा याद रहेगा, आसान है। 663.8 बिलियन डॉलर का जो है विदेशी ऋण रहा है। कितना रहा है? 663.8। ठीक, 2023 की तुलना में 2024 में 39.7 बिलियन डॉलर अधिक है। ठीक है, यानी कितना अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में? 39.7 बिलियन डॉलर अधिक है। ये 3 पॉइंट इसमें याद रखना है। इसके अलावा बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रीडिंग करते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी ऋण का जो अनुपात है, ठीक है, जीडीपी और जो हमारा एक्सटर्नल डिबेट है, ठीक है, एक्सटर्नल डेब्ट है, वो कितना है? 18.7% हो गया है, जबकि 2023 में था 19%। जीडीपी और विदेशी ऋण का जो अनुपात है, जीडीपी और विदेशी ऋण का जो अनुपात है वो कितना है? 18.7% है, जो कि पिछले वर्ष 19% था। कितना था? 19% था। और विदेशी ऋण में सर्वाधिक हिस्सेदारी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत के विदेशी ऋण में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? अमेरिकी डॉलर की है। किसकी है? यूएस डॉलर की है। उसके बाद भारतीय रुपया की है। उसके बाद जापानी येन की है।
फिर एसडीआर मुद्रा की है और फिर यूरो मुद्रा की है। ठीक है, यूरो मुद्रा कब से प्रवर्तन में आई है, कौन बताएगा? यूरो मुद्रा कब से प्रवर्तन में आई है? और कोई हैंड है? सिर्फ एक लोग। यूरो मुद्रा कब से प्रवर्तन में आई है? और पल्लवी मैम आप बताइए। सर 1990 से नहीं, 1999 है। मोहित सर डेट बता दीजिए पूरा क्लियर। 1 जनवरी 1999। हाँ, 1 जनवरी 1999 को थी। ठीक है, तो 1 जनवरी 1999 को यूरो मुद्रा आई थी। जापानी येन का कोई वो नहीं है। एसडीआर, एसडीआर किसकी मुद्रा है? रिशु मैम, एसडीआर किसकी मुद्रा है? बस आपको बस इतना सर पता। IMF। वेरी गुड। IMF हाँ, वेरी गुड। एसडीआर का फुल फॉर्म क्या है रमेश सर? डीआर का जी स्टैंडर्ड डिपॉजिट है ना? नहीं, बताइए, हमें क्या पता है? अरे यार, असरी सर आप बताइए, असरी सर आप बताइए। सर स्पेशल ड्राइंग राइट। हाँ, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है रमेश सर, क्लियर है? विशेष आहरण अधिकार हाँ, हिंदी बोलते हैं। विशेष आहरण अधिकार ये कब जारी किया गया था? विवेक सर बताएंगे कब जारी किया था? एसडीआर कब जारी किया गया था? एसडीआर कब जारी किया गया था पहली बार? विवेक सर। और कोई? ऋषि मैम बताइए आप। सर आई थिंक 1969 है। नहीं, गलत है मैम, गलत है। नितिन गलत है जी, सर 1969 ही है। 1969 नहीं है। और कोई? कन्हैया सर आप बताइए। नितिन तुमको बताया गया था। 1968 या 69 हमें भी लग रहा था। 1971 है, दिसंबर 1971। एसडीआर मुद्रा जो है 1971 दिसंबर 1971 में जारी की गई थी। लिख लीजिए। ये शायद आप लोगों को बताया थे कि नहीं बताया है? तो नितिन तो तुमको बताया थे जी। नहीं बताया सर। सर गूगल सर्च में तो सर यही दिखा हर जगह रहा है सर- इसने पहली बार 1969 में विशेष आहरण शक्तियां पेश की थी और सर इसको एसडीआर को एक पूरक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। नहीं तो हमने मुद्रा पूछा है। मैं मुद्रा बताइए ना, वो परिसंपत्ति और उसके बारे में नहीं है वो मुद्रा। एसडीआर मुद्रा जो है आईएमएफ ने 1971 दिसंबर 1971 में, अभी मैं इसको मतलब देख के डाल दूंगा, परीक्षावाड़ी में शायद था, मैं जहाँ से पढ़ा हूँ। ठीक है, और आपके पास अगर स्क्रीनशॉट गूगल में कई दिखा गलत है परीक्षावाड़ी में सर, वो गलत है, लेकिन हम एसडीआर की जो मुद्रा है वो यहीं पे नहीं पढ़ा मैंने ना। 2 पुस्तकों में पढ़ने के बाद जब डाटा मेरे साथ वेरी करता तो मैं 2 जगह पे चला जाता हूँ। ठीक है, परीक्षावाड़ी के साथ साथ एक पुस्तक और भी थी, मैं दोनों जगह से उठा के दे दूंगा। ठीक है ऋषि मैम, आप लोग जो गूगल पे देख रहे हैं एक बार मेरे पास स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, जो भी होगा उसको सही कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि भारतीय, देखिए सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी? अमेरिकी डॉलर की, यूएस डॉलर की लगभग 53.8% है। यानी आधे से अधिक विदेशी ऋण भारत ने जितना लिया है, आधे से अधिक किसमें है? ये प्रश्न आया हुआ है बार-बार, कई बार पूछा हुआ है, इसलिए याद रखना है। ठीक है, अमेरिकी डॉलर की सबसे अधिक है, भारतीय रुपया दूसरे नंबर पे है। प्रश्न यही आता है कि अमेरिकी डॉलर के बाद किसका स्थान है? अमेरिकी डॉलर के बाद किसका स्थान है? भारतीय रुपए का है। ठीक है, अमेरिकी डॉलर के बाद किसका स्थान है? भारतीय रुपए का है। उसके बाद जापानी येन का है, फिर एसडीआर का है और सबसे कम किसका है? यूरो का है। सबसे कम किसका है? यूरो का है। ठीक है, ऋषि मैम कुछ बोलना है क्या आपको? सर आईएमएफ की वेबसाइट पे भी सर 1969 ही दिखा रहा है। ओके मैम, ठीक है, फिर हम इसको करेक्ट कर लेंगे। मैं शेयर कर रही हूँ सर जी। ठीक है मैम, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया ना कि मतलब भारत का सर्वाधिक विदेशी ऋण का जो हिस्सेदारी है अमेरिकी डॉलर के बाद। प्रश्न यही बनेगा, अमेरिकी डॉलर नहीं देता है, अमेरिकी डॉलर और प्रश्न आप पूछो वही दे देता है कि भारत के विदेशी ऋण में सर्वाधिक हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर के बाद किसकी है? किसकी है? भारतीय रुपए की है। ठीक है, भारतीय रुपए की है, उसके बाद जापानी येन है, फिर एसडीआर है। ठीक, ये चारों याद रखिएगा। उसके बाद जो है आगे जाइए, पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण। पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है?
किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है। जी सर, जी सर। ठीक है। और ये अभी मैम जो बता दी है, ये विशेष आहरण अधिकारी एसडीआर मुद्रा 1969 बताइए ना मैम। हाँ जी सर, 69। ओके ठीक है मैम। 1969 आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण ये जारी किया गया किसके द्वारा? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। तो एक चीज और करिएगा आप लोग, सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जितनी भी रिपोर्ट जारी की जा रही है उसको एक साथ कर लीजिएगा, इसे याद करना आसान रहेगा। ठीक है। अभी ये हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, इसके पहले भी एक रिपोर्ट पढ़े थे, कौन बताएगा? इसके जस्ट अभी 2 मिनट पहले, 5 से 7 मिनट पहले कौन सी रिपोर्ट पढ़ी? हाँ, आवधिक श्रम बल सर्वे रिपोर्ट। ठीक है, आवधिक श्रम बल सर्वे रिपोर्ट भी पढ़ा गया था। ठीक है, पारिवारिक व्यय। तो देखिए, सीधा प्रश्न यही बनेगा कि पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 किसके द्वारा जारी किया गया है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। कल आप लोगों को बताया गया था लीड्स रिपोर्ट। लीड्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? लीड्स रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा थी जी? और कोई? प्रिंस सर आप बोलिए। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय। हाँ, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी थी। देखिए, तो जो है ये रिपोर्ट सर, लीड्स LEADS। ठीक है। तो देखिए, जो ये पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वे है, HCES हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ये हर 5 वर्ष पे NSSO के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? NSSO के द्वारा किया जाता है। NSSO की स्थापना कब हुई थी बताइए आप लोगों को, कौन बताएगा? NSSO की स्थापना जी निधि मैम आप बोलिए। 1950। 1950 में। ठीक है। तो NSSO के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। और ये 5 वर्ष पे किया जाता है। NSSO के द्वारा 5 वर्ष पे किया जाता है। जो है पारिवारिक, ये इस बार हो सकता है पूछ ले, क्योंकि 5 वर्ष बाद हुआ है और 7 जून 2024 को जारी हो रहा है, तो पूछने की संभावना इसकी ज्यादा है। 2022-23 के अनुसार 2022-23 की जो रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय जो है ग्रामीण क्षेत्र में 3,773 रुपए है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 6,659 रुपए है। ठीक है। यानी ग्रामीण रूरल एरिया जो है वहां पे 3,773 है, 3,773 रुपीज है, जबकि अर्बन एरिया में क्या है? 6,459 रुपीज है। ठीक है। दोनों एक बार बस देख लीजिए, स्टेटमेंट अगर प्रश्न बनाएगा तो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लगभग दुगुना है। ठीक है, लगभग दुगुना है, मतलब मान के चलते हैं कि लगभग दुगुना मान लीजिए, दुगुना तो पूरा नहीं है लेकिन लगभग दुगुना बोल सकता है स्टेटमेंट अगर आ जाए तो। और 2011-12 की तुलना में आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में ये 164% एक्स्ट्रा है और शहरी क्षेत्रों में जो है 146%। कितना है? 146% एक्स्ट्रा है। ठीक। तो 2011-12 में इतना ध्यान में छोड़ दिए, बस उतना याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट इतना है। ठीक है। जारी किसके द्वारा किया जाता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। और इसके आंकड़ों का संग्रह कौन करता है? तो कौन करता है? NSSO करता है। कौन करता है? NSSO करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यानी रूरल एरिया में जो उपभोग व्यय है प्रति व्यक्ति, याद रखिएगा ये प्रति व्यक्ति है, ना कि प्रति परिवार है। स्टेटमेंट समझिएगा, अगर स्टेटमेंट में कहीं प्रति परिवार दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रति व्यक्ति दिया है 3,773 यानी 3,773 रुपीज। अर्बन एरिया में जो पर कैपिटा है, पर पर्सन है, वो कितना है? 6,459 रुपीज है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ जाए। प्रवाह पोर्टल, प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा किया है? RBI के द्वारा। प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? RBI के द्वारा जारी किया गया है और इसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑटो ऑथोराइजेशन। ठीक है, ऑथोराइजेशन। ठीक है, ऑथोराइजेशन। ठीक। तो प्रवाह पोर्टल सीधा प्रश्न बनेगा, प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? RBI के द्वारा जारी किया गया है। और इसी में यानी RBI ने इसी के साथ 2 अन्य प्रमुख पहलों को, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और साथ में फिनटेक रिपोजिटरी, ठीक है, फिनटेक रिपोजिटरी को भी जारी किया है। प्रश्न प्रवाह से अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो बीच से उठा देगा तो ये बनेगा रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? RBI के द्वारा। फिर यह बन सकता है फिनटेक रिपोजिटरी एक्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो किसके द्वारा है? फिनटेक रिपोजिटरी किसके द्वारा है? ये भी है RBI के द्वारा। ठीक है। और प्रवाह क्या है? एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, संस्था
या फिर आरबीआई को प्रस्तुत किसी भी संदर्भ का प्राधिकार, लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है या संस्था आरबीआई से अगर कोई अनुमोदन प्राप्त करना चाहता है, तो सीधे प्रवाह पोर्टल के माध्यम से क्या कर सकता है? अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है, अनुमोदन प्राप्त कर सकता है, ठीक है? कुल मिला के आरबीआई जो है प्रवाह के माध्यम से तेजी से अनुमोदन यानी अपनी स्वीकृति देने के लिए काम करेगी। क्लियर है यहाँ पे? सर प्रवाह नाम का एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया गया है उसके द्वारा, इसरो के द्वारा। प्रवाह सॉफ्टवेयर भी है? जी, इसरो के द्वारा। अच्छा ठीक है, तो उसको पूरा क्लियर बता दीजिए क्या है उसका? बस सर प्रवाह सॉफ्टवेयर है, इसरो ने लॉन्च किया है, बस यही चीज है, बाकी डिटेल तो पढ़ना पड़ेगा। सर जैसे प्रवाह पोर्टल आरबीआई है, प्रवाह बस रहेगा तो वो इसरो द्वारा है। अच्छा ठीक है, ये प्रवाह सॉफ्टवेयर अगर है तो। प्रवाह सॉफ्टवेयर। हाँ वही। नूतन ऋषु मैम या फिर नितिन, आप लोग नेट पे थोड़ा डाल के इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा देख के बताओ क्या है, ठीक सर है? इसमें दिखा रहा है कि प्रवाह एक सॉफ्टवेयर उपकरण है जिसे विशेष रूप से सर जो प्रक्षेपण वाहन और पंखयुक्त और बिना पद्धित विंग और अनविंग सर जो पुनः प्रवेश वाहन जैसे एयरस्पेस वाहनों के वायु गतिकी और ऊष्मा गतिकी वाला। अच्छा कुल मिलाकर रियूजेबल, सुनिए जो रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल्स उनके लिए है प्रवाह, ठीक है? क्लियर है सर? प्रवेश सर आप बोल रहे थे, आप बता रहे थे। इसकी फुल फॉर्म है पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस। ओके ठीक है, ये हमको लग रहा है रियूजेबल जो लॉन्चिंग व्हीकल बनाया जा रहा है, हाँ रियूजेबल जो लॉन्चिंग व्हीकल बनाया जा रहा है उसी के लिए प्रवाह पोर्टल है, प्रवाह प्लेटफॉर्म लाएगा, ठीक है? प्रवाह जो है सॉफ्टवेयर लाएगा, ठीक? तो प्रवाह सॉफ्टवेयर अगर आएगा तो आपको लगाना है इसरो, और प्रवाह पोर्टल आएगा तो आरबीआई लगाना है। यही लिख लीजिए, याद रहेगा दोनों, नहीं तो भूल जाएगा। प्रवाह सॉफ्टवेयर किसके द्वारा आ रहा है? इसरो के द्वारा, ठीक है? इसरो। क्लियर है सभी का? आगे बढ़ जाए, और मती हो तो हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से आगे बढ़ने की। में एक और चीज ध्यान देने वाली है, इसकी स्पेलिंग PRAVAHA है। अच्छा तो स्पेलिंग से पकड़ो पे, स्पेलिंग में दोनों में सर डिफरेंस रहेगा। हाँ PRA, उसमें HA लास्ट में रहेगा और इसमें VAAH रहेगा सर। चलिए स्पेलिंग ही पकड़ना है मेन, कि पता चला स्पेलिंग दे दे प्रवाह क्या है ना। चलिए, प्रणालीगत रूप से घरेलू बैंकों की सूची जारी की गई है, महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची जारी की गई है। DSIB बोलते हैं इसको, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक, DSIB। इसमें हमेशा से 3 बैंक रहे हैं, जब से मैं पढ़ रहा हूँ 2017 से यही रहा है, SBI, HDFC, ICICI, ठीक है? हमेशा से यही रहा है, 3 बैंक जो रहे हैं DSIB में, SBI है, HDFC है और फिर ICICI है। बैंकिंग से संबंधित प्रश्न आप लोगों को तैयार कराए जा चुके हैं। SBI जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में, राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई 1955 को। SBI पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों को, यानी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता, ठीक है? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई था ना, 3 बैंकों को मिला के, तीनों बैंकों को मिला के बनाया गया था। हाँ, और बेसल मानक जो है बैंकिंग से संबंधित है। बेसल मानक किससे संबंधित है? बैंकिंग से संबंधित है, स्विट्जरलैंड में हुआ था। अब प्रश्न महत्वपूर्ण ये है कि HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? हैंड रेज कीजिए, सब लोगों को बताया जा चुका है। HDFC बैंक कब बना था? हैंड रेज कीजिए, HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? जी सचिन सर आप बताइए। सचिन सर बोलिए। सनाया मैम आप बोलिए। मैम आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आई है सर। 1994 नहीं 1994 में नहीं है, 1994 में तो कोई बैंक नहीं बना है। अश्विनी सर आप बताइए। सर 1995 में अधिसूचित हुआ था HDFC बैंक। यस सर आप लोगों को भेजा गया था ना इसको पढ़। अच्छा एक मिनट, जो कोर ग्रुप में है पहले वो लोग हैंड रेज करें, कोर ग्रुप वाले को किनको क्यों नहीं याद है? पहले आप लोगों को भेजा गया था 1977 में पढ़ना था, 1977 में। हाँ पर नेट में 1994 अपनी वेबसाइट पे उसने लिख रखा है HDFC ने। जी सर उस पे 1994 है। HDFC सर कुछ और है।
एचडीएफसी कुछ और होगा वहाँ पे, एचडीएफसी पूरा देखो, मतलब वहाँ पे एचडीएफसी के साथ कुछ और जुड़ा होगा। मैं भी क्लियर कर दूँगा बाद में, ठीक है? एचडीएफसी बैंक जो है सर 1977 आप जिस एचडीएफसी की बात कर रहे हैं वो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जो 1977 में बना था। जी। और अभी आपने जो प्रश्न पूछा था वो एचडीएफसी बैंक के बारे में पूछा था जो कि 1995 में अधिसूचित हुआ था, 94 में इसकी स्थापना हुई थी। सही है सर। एचडीएफसी एक एचडीएफसी बैंक है और एक एचडीएफसी कंपनी है सर। सुनिए, एचडीएफसी बैंक 1994 है और एचडीएफसी कंपनी 1977 है। चलिए ठीक है, यहाँ से भी ये भी क्लियर हो गया कि एचडीएफसी बैंक जो है 1994 में है और ये एचडीएफसी का हमको लगता है ना कि एचडीएफसी से ही ये मतलब उसी का सब्सिडियरी होगा फिर ये। जो एचडीएफसी फाइनेंस लिमिटेड है, कॉर्पोरेशन है, उसी की ये सब्सिडियरी होगी एचडीएफसी, ठीक है? इसको मैं क्लियर कर लूँगा। ये सब्सिडियरी है, शायद इसका मर्जर भी हुआ है। सर वो हाउसिंग लोन देता है सर। हाँ, ये अभी मर्जर भी हुआ है शायद इन दोनों का एक साथ मिला के किया गया है। अभी फिलहाल के मुझे कुछ खबर याद आ रही कि एचडीएफसी का दोनों मिला के एक कर दिया गया है, ठीक है? चलिए और फिर आईसीआईसी बैंक बताइए, आईसीआईसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? आईसीआईसी बैंक, प्रदीप सर बताइए, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955। हाँ, आईसीआईसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। अब देखिए मैंने बोला था कि कौन-कौन से बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई से बाहर है, तो जो बैंक मु मु जिन बैंकों का मुख्यालय मुंबई से बाहर है उनको आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए यहीं पे, ठीक है? बोल दें? जिन भी वित्तीय जिन वित्तीय संस्थानों सर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जी मैम। सर सर ये परीक्षा वाणी में दिया हुआ है कि आईसीआईसीआई दिया हुआ है तो उसमें 1955 और फिर उसके नीचे दिया हुआ है आईसीआईसीआई बैंक दिया हुआ है तो उसको 1994। सर ये संस्था सर वही बैंक दो अलग-अलग चीजें हैं। आप दोनों को एक साथ मर्ज कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा, कंफ्यूजन हो जाता है। सॉरी। बैंक जो है बैंक 1994 में है। बैंक सर जो 1955 वाला है वो भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम है। देखिए मैम, ये पहले कॉर्पोरेशन है, फिर इसका सब्सिडियरी बैंक के रूप में लाया गया। पहले ये वित्तीय सिर्फ़ काम करते थे, अब मुझे एकदम क्लियर कर हो गया कि पहले ये वित्तीय काम करते थे। जैसे होता है ना कि अभी जो सार्वजनिक जी वित्तीय सर। संस्थान पढ़ रहे हैं, तो पहले ये सिर्फ़ लोन देते थे, लेकिन अब बैंक बन गए, तो जमा भी स्वीकार करेंगे और लोन भी देंगे। ठीक है? मतलब इनका कार्य अलग है। स्टार्टिंग में वो हसमुख भाई नाम के व्यक्ति थे वो करते थे और बैंक आरबीआई ने सेटअप किया है। उसने अथॉरिटी दी तब वो जाकर पहले एनबीएफसी की तरह काम करते थे। हाँ, पहले ये एनबीएफसी के रूप में काम करेंगे। ठीक है। चलिए ये भी क्लियर हो ही गया कि आईसीआईसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के उसके बाद बैंक हो गया। ठीक है। अब क्लियर है सब चीज़ें कि ये हो गया आईसीआईसीआई जो पूछेगा तो आपको लगाना है 1955 और आईसीआईसी बैंक पूछेगा तो 1994। तो 1994 में एचडीएफसी बैंक जो होगा आयोग ने अपना 1955 ही माना है। पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आया हुआ है उसमें 1955 ही माना है आईसीआईसी सर वहाँ बैंक दिया होगा फिर, वहाँ बैंक दिया होगा। बैंक है। हाँ, जब बैंक दिया होगा, बैंक दिया है तो फिर बैंक देगा तो फिर 1994 बैंक नहीं दिया होगा उसमें एचडीएफसी नहीं आईसीआईसी दिया होगा। ठीक है, उसको देख लिया जाएगा जहाँ पे भी होगा। बट अभी क्लियर करिए कि आईसीआईसीआई जो है वो 1955 में है और जो बैंक है 1994 में है। एचडीएफसी बैंक भी जो है 1994 में है और एचडीएफसी जो है वो कब है 1977 में है। ठीक, ये बड़ा मतलब वैसे भी अर्थव्यवस्था इतनी आसानी से नहीं समझ में आती है और ये कंफ्यूजन वाला अभी तक हम भी मतलब बहुत ध्यान नहीं दिए थे। आज अभी क्लियर हुआ मेरे साथ कि बैंक और ये फाइनेंस निगम को लेके दोनों अलग-अलग काम हुआ है। ठीक है, चलिए साथ में पढ़ने का एक फ़ायदा तो ये हुआ कि ये भी क्लियर हो गया, बैंक और फाइनेंस को अलग करके चलना हम लोगों को। तो बस डीएसआईबी में 3 बैंक हैं, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सर हेडक्वार्टर का बता दीजिए क्या बता रहे थे? हेडक्वार्टर जो है आईएफसीआई। आईएफसीआई जो है उसका बेंगलुरु में है। आईएफसीआई भारतीय औद्योगिक जी सर। मानसू सर कुछ बोल रहे थे क्या? बेंगलुरु में सर। हाँ, आईएफसीआई भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ठीक है?
उसके बाद दिल्ली है शायद। किसका? सर इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है सर, IFCI का। IFCI भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। हाँ जी सर, जो 1948 में बना था। इसका नई दिल्ली में है। हाँ जी सर। तो एक काम करिए, जो परीक्षा वाली आप लोगों को दी गई है उसको सारा एक बार इसमें बेंगलुरु ही दिया है परीक्षा वाली में। अब उसे संशोधित होता तब दिखाइएगा। सर बहुत दिया, गलत दिया उसमें। उसको इसको एकदम संशोधित करेंगे हम, फिर छोड़ दीजिए। पूरा बहुत डाउट हो रहा है, फिर इसको छोड़ दीजिए, नहीं बताएंगे अब, एक भी नहीं बताएंगे। दिल्ली है सर, उसमें गलत है। नहीं चलिए ठीक है, फिर मैं देख लूंगा। अभी पूरा इसको पूरा एक बार देखूंगा तब बताऊंगा कल। कोई सीडी का भी गलत दिया हुआ है। चलिए, उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति, आ जाइए इस पे। उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति कब जारी की गई है? 9 नवंबर 2023 को जारी की गई है। कब जारी की गई है? 9 नवंबर को जारी की गई है। आइए इस पे, उसको छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक्स वाले इसको ध्यान देने लायक नहीं है, इसको पहले देखेंगे तभी बताएंगे। उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति जो है 9 नवंबर 2023 को जारी की गई है। ठीक है, कब जारी की गई है? 9 नवंबर 2023 को। और मेंस के लिए पढ़ना हो तो अभी मत पढ़िएगा, इसे छोड़ दीजिए। बस इतना याद रखिए, उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति कब जारी की गई है? 9 नवंबर को जारी की गई है। ठीक, 9 नवंबर 2023 को। उसके बाद भारत का पहला यूपीआई एटीएम, भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसके द्वारा लगाया गया है? जापान की इस कंपनी हिताची लिमिटेड, किसके द्वारा है? जापान की कंपनी हिताची लिमिटेड, हिताची पेमेंट सर्विस द्वारा भारत में, ठीक है, भारत के पहले यूपीआई एटीएम को लगाया गया। और ये लगाया कहाँ पे है? हैदराबाद है क्या शायद? हिताची पेमेंट सर्विस के द्वारा, एक बार नितिन डालो तो, हैदराबाद है क्या शायद ये? ठीक है, मुंबई है सर। मुंबई है, मुंबई यहाँ देखी दिया भी नहीं है हिताची। ठीक है, तो भारत के पहले आगे दिया है, ये आगे है। अच्छा रुकिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, हिताची पेमेंट के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, और हिताची जो है व्हाइट लेवल एटीएम के रूप में, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक, जो व्हाइट लेवल एटीएम क्या होता है? व्हाइट लेवल एटीएम कौन बताएगा? व्हाइट लेवल एटीएम जी, नीलमा मैम आप बताइए। सर जो भी फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, बैंक नहीं होती हैं, वो जो अपनी एटीएम स्थापित करती हैं तो उन्हें व्हाइट लेवल एटीएम कहते हैं। हाँ, ऐसी मतलब कंपनियां जो बैंकिंग के क्षेत्र में तो कार्य नहीं कर रही हैं, बट एटीएम की सुविधा, लेकिन वो एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, वो क्या कहलाती हैं? व्हाइट लेवल एटीएम कहलाते हैं। ठीक है, व्हाइट लेवल। ठीक है, तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मुंबई में किया गया। इसका अनावरण कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। ठीक है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था 2023 में, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में ही किया गया इसका अनावरण। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में हुआ था। फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, इसमें मोदी जी भी गए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था, और उसी में भारत के पहले यूपीआई एटीएम को अनावरण किया गया। भारत के पहले यूपीआई एटीएम का अनावरण किया गया है। ठीक है, इसके बाद स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2023, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट जो है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। और इसका जो थीम है वो है सोशल आइडेंटिटीज एंड लेबर मार्केट आउटकम, सोशल आइडेंटिटीज एंड लेबर मार्केट आउटकम। ठीक है, सोशल आइडेंटिटीज एंड लेबर मार्केट आउटकम। ठीक, उसके बाद छोड़ दीजिए, 20 सितंबर 2023 का है, बहुत पुराना डाटा भी है, पूछने की संभावना बहुत कम है। बस इतना याद रखिए कि स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। और उसके बाद जो इसकी थीम है सोशल आइडेंटिटीज एंड लेबर मार्केट आउटकम्स। ठीक, आगे आ जाइए कृषि क्षेत्र और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में बढ़ जाए आगे। प्रमुख फसलों का अंतिम अनुमान बताया गया, प्रमुख फसलों के उत्पादन का अंतिम अनुमान बताया गया है। ठीक है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। खरीफ रबी और जायद, खरीफ रबी और जायद के अंतिम अनुमान है। और ये 2017 से हम पढ़ के जाते हैं और किसी साल पूछा नहीं है अब तक।
और इस बार भी हमें लगता है कि नहीं पूछेगा। 1% प्रोबेबिलिटी हो पूछ ले, तो 1% के लिए हम लोग बस इतना देख लें कि कुल चावल का उत्पादन, ठीक है, कुल चावल का जो उत्पादन है कितना हुआ है, कुल खाद्यान्न का और कुल गेहूं का, ठीक है। 3 या 4 चीजों को बस एक बार रीडिंग करना, बहुत बहुत ध्यान देना है, क्योंकि बहुत ध्यान देने पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 332 मिलियन टन कितना है, 332 मिलियन टन जो है कुल खाद्यान्न है। कितना है, 332 मिलियन टन। यहाँ पे आप 3,322 जो है लाख मीट्रिक टन, लाख टन दिया हुआ है, और मिलियन टन में 332 आएगा, ठीक है। 332 मिलियन टन आएगा, 332 मिलियन टन है, ठीक। और कुल चावल कितना है, 137 है। कुल चावल कितना है, 137 है। आप अगर याद करना, बड़ा आसानी से याद करना चाहते हैं, तो संविधान के किसी आर्टिकल से इसको कोरिलेट करिए, आसान रहेगा। आर्टिकल 332 क्या कहते हैं, आर्टिकल 332 किससे संबंधित है, एंग्लो इंडियन से था। किससे था, एंग्लो इंडियन से, जिसे क्या किया गया है, हटा दिया गया है। सही है कि गलत प्रदीप सर ये स्टेटमेंट? गलत है सर। सर गलत है। हाँ स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें अरे ये तो पहले एसटी के लिए ना, ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने जो पूछा कि स्टेटमेंट सही है गलत, आपको सिर्फ बताना गलत है, फिर हम आगे पूछे ना क्या है वो आप लोग सब लोग एक साथ बोलने लगे ठीक है। चलिए अब ऐसे याद हो जाएगा ना, 332 क्या है, खाद्यान्न उत्पादन है, और 332 क्या है, सेक्शन उसको जोड़ दीजिए कि SC ST के लिए किसमें, विधान सभा में, ठीक है, विधानमंडल में, विधानमंडल में 332 हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 137, आर्टिकल 137 किससे रिलेटेड है, कौन बताएगा? आर्टिकल 137 इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, आर्टिकल 137। रमेश सर आप बताइए, आर्टिकल 137 ये सर, विवेक सर आपका माइक बार बार वो करता है बहुत ज्यादा, आप ईयरफोन लगाए रहते हैं क्या? चलिए, आर्टिकल 137 किसका है, न्यायिक पुनर्विलोकन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है अपने जो निर्णय है उनका पुनर्विलोकन कर सकते हैं, ठीक है। रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये प्रश्न कई बार पूछा है। ऐसे कर सकते हैं, कुल चावल जो है 137 याद हो जाएगा, और 113 गेहूं का उत्पादन कितना है, 113 मिलियन टन है, गेहूं का कितना है, 113 मिलियन टन है, ठीक है। और जो श्री अन्न है, श्री अन्न में जो मोटे अनाज आते हैं, श्री अन्न को मोटे अनाज, ठीक है। वैसे मोटे अनाज का वर्ष किसे बोलते हैं? 1378 क्या सर? 1378 अच्छा 1378 मतलब बस अच्छा ये कुल चावल वाला, हाँ चावल वाला, हाँ ठीक है, 1378 भी पहाड़ा पड़ गया, हाँ 1378 भी याद रहेगा। और ये भी ऊपर वाला भी खाद्यान्न वाला 33-22 भी है, ये आसान है, 33-22 है, ठीक है। 33 हाँ 1378 है, और गेहूं जो है 11 33 से करीब है सर, हाँ 11 या 33 से करीब वो है, और ये तो 1378 है। हाँ, और 11 दूनी 22 11 33 है, ठीक है। और श्री अन्न देख लीजिए, 3322 वेरी गुड, 3322 वैसे पूछेगा नहीं सर, पढ़ के चलते हैं कभी, मतलब 2017 से तो हम देख रहे हैं, 2017 से 2023 11 बार आयोग की प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रवेश किए हुए हैं, लेकिन कभी ये पूछा नहीं है, हर बार रट के जाते हैं हम लोग, कभी पूछा नहीं है, ठीक है। बस देखना है कि कभी पूछ ले तो सही रहे। श्री अन्न यानी जो मोटे अनाज है, मोटे अनाज का जो वर्ष है किसे घोषित किया गया था, मोटे अनाज का वर्ष किस वर्ष को मनाया गया था, नूतन मैम बताइए आप। 2023 2024 को किस वर्ष के रूप में माना जाता है नितिन, 2024 को किस वर्ष के रूप में माना जा रहा है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। हाँ कैमलेट्स के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर सोयाबीन का जो उत्पादन है 130, 2025 को भी घोषित किया जाए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। सहकारिता वर्ष, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट, सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष नोट कर लीजिए आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष कौन सा है, 2025 है, ठीक है। सहकारिता आंदोलन के जनक किसे माना जाता है, सहकारिता आंदोलन के जनक किसे माना जाता है, सहकारिता आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? कोई हैंड रेज नहीं, रमेश सर बोल रही है, रमेश सर स्वाति क्या क्वेश्चन है सर? याद है लेकिन सर याद नहीं आ रहा। सहकारिता आंदोलन के जनक, 3 अक्षर है सर नाम में, 3 अक्षर। सनाए में बताइए। निकोलसन। F निकोलसन, वेरी गुड, कौन बताया? हिमांशु सर आप बोले क्या? जी सर।
हाँ, 1904 में आया था ये कुछ हाँ, ऐसा। 1904 में तो कर्जन का है, वही कर्जन लाते हैं भारत में। और एफ निकोलसन जो है सर इससे संबंधित कोई क्या सर? सर इससे संबंधित कोई आज कोई फोटो डाला था लेकिन बाद में डिलीट कर दिया था साइकाट्रिस्ट से संबंधित ग्रुप में। हाँ, कोई इनॉग्रेशन या कुछ भूटान के प्रधानमंत्री और ऐसा कुछ करके था। अच्छा, उसके बाद वो डिलीट कर दिया गया। पूछा गया था कि इसमें से क्या चीज नोट करने वाला है, पता है रोहित सर या मोहित सर कोई डाले थे शायद, तो चलिए फिर वो डिलीट कर दिए थे। रोहित सर ने डाला था, जो सर आपने डाला था कुछ दिन पहले, वो था जो अभी मनाया गया, भूटान के वहाँ पे आए थे पीएम। हाँ, कुछ ऐसा ही था, वो इनॉग्रेशन वगैरह कुछ था, लेकिन कुछ काम का चीज दिख रहा था उसमें। वही पूछे थे क्या क्या जरूरत का चीज है, लेकिन पता नहीं क्यों बाद में डिलीट कर दिया। वो सर एक्चुअल में समझ में आ गया था कुछ चीजों को जो नोट करना था, तो मैंने नोट कर लिया था। अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। कृषि का अंतिम अनुमान हो गया है, ठीक है। गेहूं हो गया, चावल हो गया, खाद्यान्न हो गया, श्री अन्न यानी मोटे अनाज हो गए, और सोयाबीन हो गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए बागानी फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन। बागानी फसलों में, ठीक है, बागानी फसलों में कौन कौन सा है? बागानी फसलों में, ठीक, बागानी फसलों में आइए। 21 सितंबर 2024 को कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा 21 सितंबर 2024 को कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है? बागानी फसलों से संबंधित तृतीय अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। ये अग्रिम अनुमान है, ठीक है। तो बागानी फसलों जो है उनका जो उत्पादन है, बागानी फसलों का जो अनुमान है 353 मिलियन टन है। कितना है? 353, 353 कितना है? 353 मिलियन टन रहा है, ठीक है। सब्जियों का कुल उत्पादन जो है 205 मिलियन टन है। प्याज का जो उत्पादन है वो कितना है? 24.24 है, ठीक है, 24 है, ठीक, 24 2024 में 24 है प्याज, ठीक है। 2024 में कितना है? 24 है, 2024 है। उसके बाद आलू जो है, आलू जो है 57.05 है, 57 पॉइंट है। और टमाटर जो है 21.32 है, ठीक। तो जो शीघ्र खराब होने वाली सब्जियां हैं, सब्जियों के खराब होने से बचाने के लिए और उनको उचित दर से उपलब्ध कराने के लिए मार्केट में कौन सी स्कीम चलाई जा रही है? कौन सी स्कीम है, कौन बताएगा? कौन सी स्कीम है भारत सरकार की तरफ? रोहित से बताइए। सर टॉप्स करके था, टीओपी था, टीओपी, ठीक है। टॉप पहले था टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, ठीक है, पहले 3 के लिए था, बाद में इसे टॉप 2 टोटल कर दिया गया, ठीक है। क्या था? टॉप 2 टोटल। पहले सिर्फ 3 था, लेकिन अब इसे बना के क्या कर दिया? टॉप 2 टोटल हो गया है, ठीक है। क्लियर है ये? टॉप 2 टोटल। आगे बढ़े तो बस ये ध्यान देना है कि बागानी फसलों में सर्वाधिक है किसका? सब्जियों का है। सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन किस राज्य में होता है? सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन, जी रमेश सर बताइए। पश्चिम बंगाल है, ठीक है। एक बार नया आर्थिक का डाटा आएगा तो देखना पड़ेगा। सर उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक प्रदेश सब्जी है सर, यूपी है सर, यूपी। वेस्ट बंगाल दूसरे। सर यूपी का वाराणसी है। यूपी में वाराणसी सबसे नंबर 1 पे है। चलिए ठीक है। तो आलू और सर इस साल मतलब बदल गया होगा। हाँ हो गया बदल, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आर्थिक का नया डेटा आएगा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्जी में उत्तर प्रदेश आ गया। अगर आप लोगों के पास नया डेटा है तो ठीक है, वो कर लीजिए, साथ में शामिल कर लीजिए। प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र है सर, ठीक है। प्याज के उत्पादन में कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र रहता है, ठीक। और टमाटर का देखना पड़ेगा, आलू में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। आलू में कौन है? उत्तर प्रदेश है, ठीक। उसके बाद आ जाइए स्पाइसेस। टमाटर में एमपी है, टमाटर में एमपी, टमाटर में एमपी है, ठीक है। दूसरे पे आंध्रा है शायद, पहले पे एमपी है सर। चलिए ठीक है। स्पाइसेड क्या है? स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक योजना शुरू कर रहा है। स्पाइसेड क्या है? स्पाइसेड सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू द प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है, फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। स्पाइसेड किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जा रहा है स्पाइसेड कार्यक्रम, ठीक है। यह एक बहुआयामी योजना है जिसे भारतीय मसाला उद्योग को क्या किया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की आजीविका में सुधार लाया जाएगा। मसाला उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। प्रसंस्करण और निर्यात में वैश्विक जो है भागीदारी को और मजबूत किया जाएगा। वैश्विक भागीदारी को क्या किया जाएगा?
और भी मजबूत किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाए। स्पाइसेड में बताना है फिर से या फिर आगे बढ़े? एग्रीश्योर आगे बढ़ना हो तो हैंड रेज कर दीजिए एक बार जल्दी से। चलिए ठीक है। एग्रीश्योर फंड, एग्रीश्योर फंड किसके द्वारा स्थापित किया गया है? एग्रीश्योर फंड जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। एग्रीश्योर कहाँ से लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। एग्रीश्योर क्या है? एग्रीकल्चर फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेज। एग्रीश्योर क्या है? एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेज, यानी भारत में खेती के परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए शुरू किया गया है। और बजट जो है 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। कब की गई थी? बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी। और यह फंड जो है किसके द्वारा किया जाएगा? नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड एक्ट आया था 1981 में, स्थापना हुई है कब? नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई जो है 1982 को। कब किया गया था? 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक क्लियर है सभी का? एग्रीश्योर जो है, एग्रीश्योर को कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप में इकोसिस्टम में विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। और सेबी, जिसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी, सेबी एक्ट आया था 1992 में। और जो एग्रीश्योर है सेबी के द्वारा पंजीकृत द्वितीय श्रेणी में, ठीक है, मिश्रित पूंजी कोष होगा, जिसमें 750 करोड़ रुपए मिश्रित पूंजी कोष है, जिसमें 750 करोड़ रुपए का है। इसमें 250 करोड़ रुपए का सरकार का योगदान है, 250 करोड़ रुपए नाबार्ड का है, और 250 करोड़ जो है बीमा कंपनियों के साथ साथ निजी निवेशक है वो देंगे। ठीक है, मतलब 3 लोग मिलके इस फंड को स्थापित कर रहे हैं, भारत सरकार, नाबार्ड और निजी कंपनियां। भारत सरकार, नाबार्ड और निजी कंपनियां तीनों मिलके इसको दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14,223 करोड़ रुपए का 14,235 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है, जिससे कि किसानों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके, उनकी आर्थिक उन्नति की जा सके। इसमें क्या है? पहले जो योजना है डिजिटल कृषि मिशन है। दूसरा है खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान है। तीसरा है कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना है। चौथा है पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाए रखना है। पांचवा है बागवानी का निरंतर विकास करना है। छठवां है राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण करना है, मजबूत बनाना है। और सातवां है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है। ठीक है, क्लियर है? कोई मतलब नहीं है, 7 योजनाएं एक साथ शुरू किया है। प्रश्न डायरेक्ट अगर बनाना होगा तो बन जाएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। डिजिटल कृषि मिशन देख लीजिएगा। डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2 सितंबर 2024 को की गई थी। बस इतना। डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2 सितंबर 2024 को। उसके बाद है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है कृषि और संरचना के कोष वित्त पोषण सुविधा का विस्तार किया गया है। ठीक है, 28 अगस्त को 2014 में कौन सी योजना? प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना। जनधन खाता का जो टैग लाइन है कौन बताएगा? जनधन खाते की टैग लाइन क्या है? और कोई हैंड रेस? सिर्फ 2 लोग, नितिन, अश्विनी सर, आप बताइए। सर शायद मेरा खाता भाग्य विधाता है। मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है? उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है? उज्ज्वला योजना की टैगलाइन कौन बताएगा? रमेश सर, आप बताइए। रमेश सर। सर उज्ज्वला तो कुछ स्किप कर रहा है। बीरेन सर। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। वेरी गुड। हर गैस सिलेंडर पे लिखा हुआ है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ठीक है, इसका वाला तो याद था, जनधन खाता वाला, मेरा खाता भाग में तो इसका भूल गए। चलिए ठीक है, तो कृषि अवसंरचना कोष जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, केंद्रीय योजना के क्रमिक विस्तार के लिए वित्त पोषण सुविधा को मंजूरी दी गई है। ठीक, और जो एग्रीकल्चर फंड है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसकी जो घोषणा की गई थी 15 मई 2020 को की गई थी। और इसकी शुरुआत जो है 8 जुलाई 2020 को की गई थी। शुरुआत कब की गई थी? 8 जुलाई 2020 को शुरुआत कब की गई है?
8 जुलाई 2020 को है, बस इतना याद रखना है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो शुरुआत वो कब से हो रही है? 2020 में। कब हुई थी? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत कब हुई थी? 2020 में हुई थी। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, अनुमति हो तो। ऐसा तो नहीं होता बहुत तेजी से चल रहे हैं, मतलब नहीं सर, सही है। सही चल रहा है ना? स्पीड बहुत फास्ट तो नहीं भाग रहे हैं हम। खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया, ठीक है। एक दिन प्रश्न था, खरीफ मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने फसलों के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। कहीं 22 मिलता है, कहीं 24 मिलता है। तो 24 और 22 से नहीं मतलब है, 22 फसलें होती हैं। 24 जो है जैसे धान ग्रेड ए और धान ग्रेड बी हो जाता है, ठीक है। और ज्वार जो है हाइब्रिड वाला जो है, और मालदन भी, ठीक है। यही जो 2 शामिल हो जाता है, इसकी वजह से 24 हो जाता है। क्लियर है? कौन पूछा था सर? एक बार मुझे अगर अपना नाम बता दें तो सही रहेगा। मैंने पूछा प्रवेश। अच्छा, प्रवेश सर, ठीक है। आप समझ गए सर? मतलब फसलें 22 हैं, यस सर। लेकिन धान यस सर। 2 आ जाता है और ज्वार 2 आ जाता है, तो कितनी हो जाती है? 24। कितना आ जाता है? 24। क्लियर है? सभी को ये क्लियर है? सर गन्ना को नहीं गिना जाएगा क्या? सर गन्ना एफआरपी जारी होता है सर, गन्ने की एमएसपी नहीं होती है। पहले भी क्लियर किया गया था, गन्ने का एफआरपी होता है, गन्ना मूल्य नियंत्रण आदेश होता है। सर कहीं कहीं दे देते हैं ऑप्शन में। सर हमने बोला ना, गन्ने का एफआरपी जारी होता है, गन्ना मूल्य नियंत्रण आदेश 1968, ये आदेश एक जारी होता है, उसके माध्यम से होता है एफआरपी। इसको लिख लीजिए, 1966 है, ओके ठीक है। तो गन्ना मूल्य नियंत्रण आदेश 1966 के तहत ये जारी होता है एफआरपी, ठीक। एफआरपी होता है गन्ने का। और एमएसपी क्या है कि ये है मिनिमम एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिसपे सरकार यह वादा करती है कि यदि इससे कम मूल्य हो जाएगा फसल का, तो सरकार जो है इस मूल्य पर खरीदने के लिए क्या है, आपको बीमा देती है, उपलब्ध मतलब सरकार इस मूल्य पर खरीदने का वादा करती है, ठीक है। कुल मिला के एक प्रकार से मान सकते हैं कि किसी भी फसल का एक बीमित कीमत है, कि मतलब अगर मान लीजिए किसी कारणवश फसल का उत्पादन अत्यधिक हो जाए, तो सरकार जो है मतलब उस फसल का जो मूल्य है वो मार्केट में गिर जाएगा, मार्केट में बहुत कम हो जाएगा। मार्केट में बहुत कम होने से किसानों को नुकसान हो सकता है, इसलिए सरकार वादा करती है कि एमएसपी के माध्यम से हम उस फसल को क्या करेंगे, उसी रेट पे खरीदेंगे जो हम पहले से जारी कर चुके हैं, ठीक है। इसमें जो धान है, धान की सामान्य ग्रेड की जो फसल है वो 2300 रुपए है, इसे याद रखिएगा 2300। और बड़ी अच्छी चीज रहती है कि धान सामान्य और धान ग्रेड ए में अंतर 20 रुपए का रहता है हर बार। कितने रुपए का रहता है? 20 रुपए का रहता है। 2300 याद रखिए, 2320 अपने आप याद रहेगा, ठीक है। 2300 याद रखिए, 2320 अपने आप याद रहेगा, ठीक है। धान, क्योंकि एक बार गेहूं की एमएसपी पूछा था क्या था 2022 में या 2021 में, ठीक है। तो धान का क्या है? 2300 रुपए है। ज्वार का जो है 3371 है। कितना है? 3371। और जो ज्वार मालदंडी है वो है 3421 रुपए, 3421 रुपए है, ठीक है। 3371 है ज्वार हाइब्रिड का, और ज्वार मालदंडी का कितना है? 3421 है। बाजरा जो है 2625 है। बाजरा कितना है? 2625 है। रागी देखिए इसमें सारा याद भी मत करिएगा, धान देख लीजिए, ठीक है। और ज्वार बाजरा देखिएगा, क्योंकि ये श्री अन्न का वर्ष घोषित किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में आप एक चीज और देख सकते हैं, दो चीज और देख सकते हैं। एक मूंगफली देख लीजिए और एक तिल देख लीजिए, तिल, ठीक है, तिल। इसके अलावा अगर आप लोगों का पढ़ने का मन करे, शौक है पूरा याद करने की अगर क्षमता है तो याद कर लीजिए, वैसे सारी चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो मूंगफली का कितना है? 6783 यानी 6783 रुपीज है। और तिलहन का कितना है? 9267 है, 9267 है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ जाए, अगर क्लियर है तो, अनुमति हो तो आगे बढ़े। सर एक साल में कितनी बार जारी की जाती है? क्या चीज? एमएसपी? जी जी सर। एक साल में एक फसल के लिए सिर्फ एक बार जारी होती है। अगर पूरा देखेंगे तो 2 बार एमएसपी 2 बार जारी की जाती है, एक खरीफ फसल के लिए, एक रबी फसल के लिए। फसल वाइज आंकड़े देखेंगे तो रबी और खरीफ, ठीक है। जी सर। हाँ, अगर मतलब वेराइटी देखेंगे जैसे धान गेहूं का, धान का एक साल में एक बार आएगा, ठीक है। गेहूं का एक साल में एक बार है, ठीक। दोनों का जोड़ा जाएगा तो 2। हाँ 2 हो जाएगा, मतलब कुल मिला के 2, खरीफ और जायद, खरीफ और जायद, ठीक है। खरीफ और जायद की जो फसलें होती हैं, रबी, रबी की फसलें कब बोई जाती हैं और नहीं क्या सर? रबी
जायद नहीं। अच्छा जायद बोल दिया क्या मैंने? सॉरी, जायद बोला तो गलती से हो गया होगा। ठीक है, रबी और खरीफ 2 को जारी किया जाता है। जो रबी है, रबी की फसलों में कौन-सी फसलें आती हैं, कौन बताएगा? जिसको अच्छा 1 मिनट, हैंड रेज़ कीजिए जिन्हें रबी और खरीफ जायद में अंतर समझने में थोड़ा-सा दिक्कत होती है। रबी, खरीफ और जायद में किन-किन लोगों को अंतर समझने में दिक्कत होती है? एक बार हैंड रेज़ कीजिए। सभी का क्लियर है? तो ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं रबी, खरीफ और जायद को लेके। और अभी हाल ही में अभी मतलब अब जो गेहूँ, चना, सरसों, मटर, ठीक है, मूँग, अलसी ये सब बोया जाएगा, तो वो सब क्या है? रबी की फसलें, ठीक है? और जो अभी काटी जा रही हैं इस समय, जैसे धान है, उड़द है, ठीक है? धान, उड़द है और अरहर बोया गया था, ये सब खरीफ की फसलें हैं, ठीक? सर जायद बता दीजिए एक बार। जायद सर वही गर्मी वाली फसल जो खीरा, ककड़ी ये सब खाते हैं। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये सब। जो सर फसल में आती है ना, जो जायद जो मतलब गर्मी के सीजन में, मतलब जो पानी, फल में जो हाँ, जो फल फल में। सर एक चीज ये पूछना था सर, जो एमएसपी है सरकार जारी करती है, जैसे ये रुपए जो 2300, 2320, सर इसको कैसे मतलब ये किस रेट से लेते हैं, क्या इसका तो थोड़ा यही रेट है सर, आप पर क्विंटल, जैसे सर 2300 रुपए है तो हाँ, ये पर क्विंटल रहेगा? हाँ, पर क्विंटल है। 100 किग्रा का आप ले जाएँगे तो 2300 रुपए आपको मिलेगा। और वो भी जो सहकारी समितियाँ होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है? सरकार अलॉट करती है कि ये सहकारी समितियाँ खरीद सकती हैं। तो सर जी। अच्छा, इसमें नारियल, खोपरा, ठीक, और कपास, इनका जो गांठ में और उसमें आता है, ठीक, और बाकी सबका क्विंटल में आता है। हाँ, अभी आपने क्लियर कर दिया क्योंकि वो रबी वाले में आएगा, अभी ऐसे ही मिल जाएगा रबी वाली फसल, ठीक है? नारियल, खोपरा ये सब गाँठ में होता है, पर 1000 या पर 1000 रहेगा, ठीक है? हाँ, आगे दिया है, बट सर नारियल, खोपरा इसमें नाम ही नहीं है। 24 फसलों में तो नारियल नहीं है, पीछे था, पीछे नारियल, खोपरा सर इसमें तो नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है? 14 हो रहा है, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20। सर वो तो आप जो नारियल, खोपरा-वोपरा बता रहे हैं, नारियल का तो जारी ही नहीं है एमएसपी इसमें। इसमें कपास भी नहीं है क्या? कपास तो है। सर इसमें दिया नहीं होगा, पर सर कपास होता है। नहीं, कपास तो आप बता दिए, गाँठ हो गया। कपास नीचे है। कपास तो है, लेकिन जो नारियल आप बता रहे हैं, नारियल नहीं है ना? नारियल, खोपरा पहले, लेकिन ये हटा दिया गया क्या नारियल वाला? क्योंकि मुझे भी याद आ रहा है। सर अभी भी आता है सर, वो नारियल आता है सर। तो जो 4 कमर्शियल फसल आती हैं, कपास, खोपरा, गन्ना और कच्चा जूट। अच्छा। सर ये 4 उसमें आता है सर, कमर्शियल फसलों में। हाँ, तो वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत आता होगा, ठीक है? जी सर। एमएसपी से हटा दिए क्या इसको? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं सर, अभी भी है सर। नहीं, जैसे देखिए यहाँ पे जो एमएसपी से रिलेटेड आंकड़े दिए हुए हैं ना, ये पूरा दिया हुआ है जो सरकार जारी करती है, ठीक है? एक बार देख लीजिएगा जो अभी जो 2024-25 का आंकड़ा है, देख लिया जाएगा। इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हटा सर जो इसकी वेबसाइट पे है सर, 24 फसलें हैं सर, जिसमें 7 अनाज हैं, 5 दाल हैं, 8 तेल या बीज फसलें हैं, तेल बीज, और सर 4 जो है वो ये कमर्शियल है। हाँ, अच्छा। तो सर ये टोटल 24 है सर। टोटल 24 वहाँ दिया है। एक बार उसका पूरा स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, पूरा ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है। हाँ। नहीं, गन्ना तो अलग से आएगा ना एफआरपी के लिए। 24 फसलें प्लस 1 गन्ना। सर कपास, पटसन और मेस्ता, इनकी गांठें होती हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी, मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी पे आ जाइए। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? सर ये एमएसपी के लिए 22 फसल से ही 24 फसल। अब वहां पे जब सर मैम देख रही हैं तो 24 फसल हो जाएगा ना, 24 फसल। और यही गिन के वही बता तो रहे हैं, ये कपास, मेस्ता, कपास रेशा ये अलग अलग करके जो आ रहा है, इसी से हो सकता है 24 हो जाए पूरा टोटल। मैम उसको शेयर कर दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा पूरा जो साइट है एमएसपी वाली। जी सर, कर रही हूँ। हाँ, चलिए, तो मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी, ठीक है? पशुपालन सांख्यिकी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया है वर्ष 2023 के लिए। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस। रितेश सर कुछ बोलना है क्या आपको?
सर ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो निर्धारण किया जाता है, जिसको भी लागत मूल्य से कम 50% का लाभ देने के लिए निर्धारित किया जाता है। अच्छा, नहीं तो सर ऐसा है ना? हाँ, वो देखिए सर उसका लागत मूल्य से कुल लागत मूल्य का 50% ज़्यादा लागत मूल्य कम से से कम लेकिन सर ऐसा निर्धारण होता है जिसमें लागत मूल्य का एवरेज लेकर के। देखिए लेकिन कहाँ लागू हुआ है सर सुनिए रंगराजन की रिपोर्ट, उनकी स्वामीनाथन का रिपोर्ट था ये 2006 में। उसके अनुसार था कि 50% कम से कम लागत मूल्य का दिया जाए किसानों को, लेकिन वो रिपोर्ट कहाँ लागू की गई? सर देखिए सरकार का सुनिए इस चार्ट में सर चार्ट का तीसरा कॉलम देखिए, हाँ किसी में 50 से नीचे नहीं है। आप देखिए 50% लागू है, लेकिन वो प्लस था एक एल करके कुछ। सर सुनिए हम बताएं सर। फैमिली लेबर को नहीं जोड़ा है इसमें, A2 प्लस C2 जोड़ा है या फिर नहीं जोड़ा? सुनिए स्वामीनाथन सर C2 तो उसने बोला था ना, MS स्वामीनाथन ने बोला था कि C2 पर तो होना चाहिए, तो C2 पर तो है ही नहीं अभी। मैम वही प्लस FL होता है मैम A2 C2 और FL तीनों। सुनिए अभी क्या है, FL नहीं मिल रहा है। देखिए सर इस पे क्या है ना कि सरकार जो कहती है कि हम देने लगे हैं, ठीक है, लेकिन वो स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी वो FAL पे था शायद, ठीक है, FAL पे था, ठीक है, और सरकार जो है C2 लागत से करके देती है, ठीक। मैं भी इसको क्लियर कर दूंगा MSP का, मुझे थोड़ा सा पहले क्लियर था लेकिन अभी मतलब FL मतलब फैमिली लेबर होता है जो परिवार जैसे काम करते हैं हाँ उसका सरकार नहीं देती है, वही आदेश का देती है, बीज का, खेत की तैयारी का, प्लस जो उसमें संसाधन लगते हैं इनपुट, हाँ उसका देती है। फैमिली लेबर नहीं देती है, उनका सुझाव था फैमिली लेबर बीच में जोड़ो। तो वही वो कहते थे फैमिली लेबर क्या लेबर नहीं है, इसीलिए उनका सुझाव था जोड़ने के लिए। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, अभी मैं क्लियर कर दूंगा इसको, मुझे याद था लेकिन अभी थोड़ा सा स्किप कर रहा है। A2 था और C2 था और फिर FAL था, ठीक है, FAL। तो मतलब डिमांड ये थी किसी का माइक ऑन है, किसी माइक कीजिए आप, रितेश सर किसी का है, किसका ऑन है? सब लोग अपना पहले माइक ऑफ कीजिए। हाँ ठीक है चलिए। मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी जो है इसमें मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 1 मार्च 2022 से लेकर 28 फरवरी 2023 की अवधि के दौरान पशुधन के आंकड़े जारी किए गए हैं। दुग्ध उत्पादन में भारत जो है नंबर 1 पर बना हुआ है, 230 मिलियन टन जो है उत्पादन कर रहा है और उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है भारत में सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत में प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है 459 ग्राम पर डे है, 459 ग्राम पर डे है, यानी लगभग आधा लीटर प्रतिदिन उपलब्ध प्रति व्यक्ति को है। वो अलग बात है कि पीने के लिए कम उपलब्ध होता है, सब लोग पीते नहीं है दूध, ठीक है। उसके बाद पंजाब जो है प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है वो कहाँ पर है? पंजाब में है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता कहाँ पर है? पंजाब में है। अब नाम लेके नहीं बोलेंगे कि कौन नहीं पीता है, वरना था फिर अभी हल्ला हो जाएगा कि सर टारगेट किए हुए हैं। अब किसी का नाम नहीं लेंगे हम, कौन नहीं पीता, हम किसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे। सर वीगन डाइट करते हैं ना, वीगन सबसे अच्छा डाइट। चलिए पंजाब प्रति व्यक्ति सबसे सर्वाधिक करता है, ठीक है, पंजाब में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दूध उपलब्ध है, ठीक है, लगभग 1.283 ml, ठीक है, 1.283 ग्राम जो है पर डे है, ठीक है। राजस्थान में भी ठीक ठाक है, मतलब 1 लीटर प्रति व्यक्ति पर ग्राम पर डे है, ठीक है। तो सर्वाधिक जो है पंजाब में है, उत्पादन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो दूध जो है राम बना सकते हैं, राम गुजरा आधा दूध लेके बना सकते हैं। ऊ राम गुजरा आधा दूध लेके, ऊ राम गुजरा आधा दूध लेके, ऊ राम गुजरा आधा दूध लेके, ठीक है, ऊ राम गुजरा आधा दूध लेके। दूध उत्पादन पे जो शीर्ष राज्य है ऊ राम गुजरा आधा दूध लेके। सर मुझे तो सर जी उससे अच्छा तो कोर्ट सर ओ राम जी हो जाएगा सर। ओ राम जी, गुजरात हो जाए। अरे सर ओ राम जी करेंगे तो ओ से उड़ीसा याद आएगा। ओ राम जी वो रहेगा अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट जी। हाँ सर उत्तरा मध्य प्रदेश में कर दीजिए। उत्तरा मध्य, ऊ राम जी आधा दूध पी लो, अच्छा ऊ राम जी आधा दूध पी लो कर लो ना।
ऊ राम जी आधा दूध पी लो। अगर ऐसा बनाना चाहते तो ऊ राम जी आधा दूध पी लो। भगवान राम आ गए हैं ना, बालक राम। राम, उनकी मूर्ति का नाम क्या रखा गया? बालक राम रखा गया है। तो बालक राम से जोड़ लीजिए, ऊ राम जी आधा दूध पी लो। ऊ राम जी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है भी, तो ऊ राम जी आधा दूध पी लो। ठीक है। और सबसे अधिक जो है पंजाब में पर व्यक्ति है। ठीक है, प्रति व्यक्ति पर डे जो है प्रति ग्राम। उसका अंडा, आप देखिए अंडा उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? अंडा आधा तमीते खाओ, बना सकते हैं आप लोग। अंडा आधा तमी ते खाओ। ठीक है, अंडा आधा तमी ते खाओ, 3 बना लीजिए, चौथा राज्य आ जाएगा, कोई भी, पंजाब हो या फिर सॉरी पश्चिम बंगाल हो या कर्नाटक हो। तो पश्चिम बंगाल याद रखिएगा, चौथे पे पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अंडा आधा तमी ते खाओ, अंडा आधा तमी ते खाओ। तमी माने रात होता है सर, रात में खाओ। हाँ वही तम माने रात हो जाएगा, तो अंडा आधा रात में खाओ हो जाएगा, तमी ते खाओ। ठीक है, उसके बाद कुल अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश और बिहार का जो योगदान है 3.29 है। वैसे 3.29 बस उत्तर प्रदेश का याद रखिए, बिहार से क्या मतलब है। उत्तर प्रदेश पकाओ पकाओ पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अंडा आधा तमी ते पकाओ, सही ते खाओ, सही है, हो जाएगा। हाँ बंगाल में कर्नाटक भी हो जाएगा। सही बताया रितेश सर आप। अंडा आधा तमी ते पकाओ, बिना पकाए कौन अंडा खाएगा। चलिए, ठंडी आ गई है, सब लोग अंडे का सेवन कीजिए, जो लोग अंडा खाते हैं। जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है। चलिए, तो अंडा आधा तमीते पकाओ, अंडा आधा तमीते पकाओ। ठीक है, FAO के आंकड़ों के अनुसार, FAO यानी खाद्य कृषि, FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है रोम में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है रोम में है। ठीक है, और रोम टाइबर नदी के किनारे है। इसके अनुसार कुल मांस उत्पादन में भारत जो है विश्व में 8वें नंबर पर है। किस नंबर पर है? 8वें नंबर पर है। मीट MEAT हो जाएगा ना, मीट का दुगुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, मीट में क्या हो जाएगा? 8वें नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद मांस उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? मतलब उत्तर प्रदेश में ना सारे स्लाटर हाउस बंद हो चुके हैं, बावजूद इसके मांस उत्पादन पे नंबर 1 पे बना हुआ है। ठीक है, इसलिए याद रहेगा। स्लाटर हाउस बंद होने के बावजूद भी मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पे बना हुआ है। ठीक है, उबम ना, उबम लेके आते हैं। ठीक है, उबम लेके आते हैं, लेकर कर लीजिए, लेकिन नहीं छोड़ दीजिए, उबम आते कर लो, क्योंकि लेकर करेंगे तो कर्नाटक बीच में आ जाएगा फटाक से। उबम आते सर उपमा कर दीजिए, उपमा आते कर लीजिए, उपमा। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। उपमा आते, उपमा में आधा तेल। ये सही है। सुनिए, उपमा जो है आधा तेल डाल के मांस पकाए, ऐसे बना लीजिए। फिर उपमा कोई नाम हो जाएगा। उपमा जो है आधा तेल डाल के मांस पकाए, उपमा आधा तेल डाल के मांस पकाए। क्लियर है सभी का? नोट तो करते जा रहे हैं कि सभी लोग बतियाने सुनने में बैठे हैं कथा? अच्छा, कितने लोग जाग रहे हैं? थोड़ा हैंड रेज करिए तो पहले देखें कितने लोग अभी हैंड रेज नहीं कर रहे हैं। कम से कम अभी सब भोजन का टाइम है, भोजन का टाइम है, लिख नहीं रहे अभी। तो छूटेगा जिसका उसका बाद में होगा। देखिए, अभी भी 3-4 लोग सो रहे हैं। ठीक है। हो सकता है आवाज सुन के जल्दी से जाग जाए। चलिए, हटा दीजिए हैंड। चलिए, तो हो गया ना, उपमा आधा तेल डाल के अंडा पकाए, उपमा आधा तेल से अंडा पकाए। ठीक है, मांस पकाए। ठीक है, आ जाइए ऊन में। ऊन जो है ना सर, उपमा की जगह उत्पम भी कर सकते हैं सर, उत्पम उत्तर प्रदेश भी हो जाएगा। अरे तो ऊ से तो उपमा आ ही गया उत्तर प्रदेश।
ठीक है सर। चलिए अब आ जाइए ऊन। ऊन जो है, राज जो है, ऊन पहने रहो नहीं तो राज जो है खुल जाएगा गुजरात में, ठीक है, राज गुम हो जाएगा। ऊन ले लो नहीं तो राज गुम हो जाएगा। राज गुम, ठीक है, हो जाएगा ना। ऊन राज, ऊन ले लो नहीं तो राज गुम हो जाएगा। ऊन ले लो नहीं तो राज गुम हो जाएगा। ऊन ले लो नहीं तो राज गुम हो जाएगा। मुनीष सर कुछ बोलना है क्या आपको? सर जी मैम। सर ये भी हो सकता है इसका, क्या बताइए? राज से राजा जम्मू में गया तो ठंडी क्यों गुजर गया। अच्छा, राजा ऊन नहीं लिया था, राजा है ऊन नहीं लिया राजा, ऊन नहीं लिया राजा, जम्मू में गया। जम्मू गया तो गुजर गया ठंडी में। हाँ ये भी सही है, ये भी सही। रोहित सर आप भी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ सर, एक है, राज गुम ही ऊन लेकर हुआ। राज गुम ही ऊन लेकर हुआ, तो ही से हिमाचल भी हिमाचल भी हो जाए। जो जिसको याद हो जाए सब बना लीजिए, ठीक है। बस कुल मिला के एग्जाम में सही हो जाए, चाहे जैसे हो, 1 नंबर फिक्स रहे बस, और क्या। आगे बढ़ जाए, चलिए अनुमति दीजिए आगे बढ़ते हैं। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य। रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन, नीलमा में कुछ बोलना है क्या आपको? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ने के लिए हैंड रेस था। अनुमति। हाँ ठीक है ठीक है। रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो जारी किया गया। 6 फसलें हैं जो रबी की हैं, ठीक है, 6 फसलें जो रबी की हैं। गेहूं, जौ, चना, मसूर। सर ये आ गया होगा अक्टूबर में। क्या सर? नया आ गया होगा सुनिए, इसमें। अक्टूबर में आ गया होगा, तो अभी वो पीछे से पूछेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि पेपर सेट हो चुका है। तो मतलब आ गया है तो एक बार देख लीजिए नीलिमा मैम, गेहूं का बस देख लीजिएगा, गेहूं और जौ का, 2 चीज का, या फिर पूरा ही शेयर कर दीजिए आ गया है तो फिर। शायद 2200 जो था वो 2300 हो चुका है। 2275 जो है ना, 2275 को 2350 हुआ है, ठीक है, 125 रुपए संभवतः बढ़ा है। कितना बढ़ा बस देख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं उद्योग क्षेत्र पे। किस पे आते हैं? उद्योग क्षेत्र पे आते हैं। फोर्थ ग्लोबल री इन्वेस्ट, फोर्थ ग्लोबल 2425 हो गया है। 2425 कुल मिला के 150 रुपए बढ़ा है ना। 105 रुपीज, 150। पिछली बार भी इतना ही बढ़ा था। हाँ 150 रुपए बढ़ा है, ठीक है। तो गेहूं का हो गया 2425। ये तो आसान है, 2425। 2425 में, अच्छा 25-26 के लिए आए है ना, 25-26 के लिए आए, 24-25, 25-26 के लिए आए, 24-25। मासू सर कुछ बोलना है क्या आपको? सर उद्योग क्षेत्र रहने दीजिए, अच्छा इसको उद्योग क्षेत्र रहने दें। हाँ सर, चक्रवात वाला करवा दीजिए। चक्रवात करा दें? अरे सर चक्रवात तो 3-4 ठो बोलना ही है, चलिए इसी में बोल देते हैं। चलिए लिख ही लीजिए पहले आप लोग, या फोटो भेज दें। सर थोड़ा सा तो है सर, थोड़ा तो है। फोटो भेज दीजिएगा। सुनिए आप फोटो भेज दे रहे हैं पहले, सबके पास पहुंच जाएगा। सर एडुटेरिया से कराएंगे या किसी और बुक से? एडिटोरिया में है मैम, है क्या आपके पास? हाँ जी सर मेरे पास है। हाँ तो ठीक है, बस पेज नंबर 42 पे है एडिटोरिया में। क्योंकि अब धीरे धीरे चीजें है ना कि हो जाए तो सही रहेगा। GS 2 में गया, और GS पेज नंबर कितना है? 42। हो सकता है आपका नया हो तो फिर उसमें कुछ और हो सकता है, वेरी कर सकता है, देख लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए एक बार, डाउनलोड करके हैंडल कर दीजिए। चलिए
देखिए टाइफून गेमी जो है चीन, फिलीपींस और ताइवान में आया था जुलाई 2024 में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लग रहा है, टाइफून गेमी। उसके बाद रेमल, तो ओ बंगाली रेमल आप लोगों को कोड बताया गया था। ओ बंगाली रेमल, पीछे क्या था? ओ बंगाली रेमल। अगर कोड लिखना हो तो लिख लीजिए, ओ बंगाली रेमल, ओ बंगाली रेमल, ठीक है। अब ये टक्कर कहाँ देता है? रेमल जो है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत की तरफ कहाँ जाता है, टकराता है? बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है। फिर मेगन कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? मेगन कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और गैमेन कहाँ पर है? मेडागास्कर में है। गैमेन कहाँ पर है? मेडागास्कर में। और इसका नाम किसने किया? इस्ताविनी। इस्ताविनी कौन सा देश है भाई? किसी ने सुना है इसका नाम इस्ताविनी? स्वाजीलैंड है वो, अच्छा, स्वाति, तो इसका नेम चेंज कर दिया। ऐसे लिखते हैं ये स्वाजीलैंड, वो स्वाजीलैंड, ठीक है। वही तो मतलब हम पहली बार तो हम तो चक्कर खा गए कि 194 देशों की राजधानी याद करने के बाद भी इस बात नहीं सर, इसका नाम स्वाजीलैंड से स्वातिनी किया गया है। नहीं तो स्वातिनी किया गया, लेकिन ई जोड़ दिया गया वहां, वो तो कंफ्यूजन हो गया ना। चलिए, तो गैमेन है, इसका पूछने की संभावना बस याद रखिए कि कहाँ प्रभावित क्षेत्र था, मेडागास्कर था, ठीक है। फिर अल्वारो देख लीजिए, अल्वारो में भी मेडागास्कर में। मोजाम्बिक जिसकी राजधानी मापुतो है, ठीक है। इसका भी जो नाम सना मैम कुछ बोलना है क्या आपको? ये कहाँ पढ़ा रहे हैं आप अभी? मैम अभी फोटो मैंने डाली है वो बता रहा था अच्छा ग्रुप में। चलिए, तो गैमेन जो है मेडागास्कर में आया है, अल्वारो भी मेडागास्कर में आया है। नाम क्या है? मोजाम्बिक ने दिया है। मिचोंग, ठीक है, तो म्यांमार ने दिया है मिचोंग और बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। तो इसका कोड अगर बनाना तो ओ मामी बना सकते हैं। ओ नहीं, मामी बंगाली, बंगाली मामी था, बंगाली मामी, म्यांमार मिचोंग हो जाएगा, ठीक है। बंगाली मामी आती। हाँ क्या सर? मिचोंग आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है। सर हम क्या बोल रहे हैं, बंगाल की। सर ये बताइए, चक्रवात कभी तट पर उठेगा? वो बंगाल की खाड़ी में उठा और प्रभावित क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना। मैं बंगाल की खाड़ी में उठने वाले जब मतलब ऐसे बनाता हूँ ना कि बंगाल की खाड़ी, हाँ बंगाल की खाड़ी में उठा और कहाँ जाता है, बस ये पकड़ना है, ठीक है। तो ये है बंगाली मामी आते, बंगाली मामी आते, बंगाली मामी आते। क्लियर है? आगे बढ़े। जैस्पर जो है ऑस्ट्रेलिया में आया है, जैस्पर, जैस्पर, ठीक है। उसके बाद मिथली है, मिथली जो है बांग्लादेश के तट पे आया था, ये भी बंगाल की खाड़ी में, मालदीव ने नाम दिया है, ठीक है। मिथली, मिथली। फिर है हामून, ये ईरान ने नाम दिया है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल प्रभावित हुआ है, ठीक है, हामून से। तेज नाम जो है भारत ने दिया था, तेज, तेज नाम जो है किसने दिया था? भारत ने दिया था, ठीक है। ये आया था अरब सागर में। कहाँ आया था? अरब सागर में, ठीक है। उसका साओला जो है दक्षिणी चीन में है, वियतनाम में, दक्षिण चीन वियतनाम में है। और विपर्जय जो है ये है अरब सागर में। विपर्जय कहाँ पर है? अरब सागर में, ठीक है। आ जाइए उद्योग क्षेत्र की तरफ। सर जो नई बुक आई है एडुटेरिया की, सर उसमें 5-6 और एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं। अच्छा, कौन कौन से ऐड है मैम बता दीजिए वो भी। सर मैं फोटो आपको भेज रही हूँ, सर उसमें कई सारे हैं। भेज दीजिए, मैं ग्रुप में शेयर कर दूं फिर। हम लोग के लिए शुरू के केवल 4 या 5 इम्पोर्टेंट हैं। सर देखिए इम्पोर्टेंट कौन सा है ना, अब अगर मुझे इतना पता होता तो सॉरी इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब जो रिलेवेंट कहा जाए इम्पोर्टेंट नहीं। मतलब शुरू के 4-5 जो आप बोले हैं, जनवरी से लेके अगर काउंट किया तो नेक्स्ट 2025 जनवरी तक हम लोगों के लिए। देखिए सर, हम सर बताएं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें टाइफून गेमी लग रहा है, ठीक है। उसका मिचोंग लग रहा है और रेमर लग रहा है। मैम आप जो भेज रहे हैं भेज दीजिए मेरे पास। हाँ ठीक है, सर कर दिया शेयर। हाँ ठीक है, 1 मिनट।
जनवरी 24 से जनवरी 25 तक। देखिए इसमें दाना तूफान तो दिया ही नहीं है। दिया है, जो अभी मैंने फोटो डाला उसमें दाना दिया है, मैम जो भेजी है। टाइफून कोरे, अब देखिए टाइफून जब भी आएगा ताइवान की तरफ भाग के चलना है, आंख बंद करके, ठीक है। टाइफून कोरे है, दाना जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है, कतर ने नामकरण किया है, ठीक है। तो कदा, उड़ी कदा, बंगाली उड़ी कदा बना सकते हैं इसका कोड, बंगाली उड़ी कदा, बंगाली उड़ी कदा, ठीक है। उसके बाद टाइफून कैथान है, और ये ताइवान और फिलीपींस में था, ठीक है। और हेलेन, हेलेन के साथ एक और आप लोगों को नाम बताया गया था, कौन बताएगा? हेलेन के साथ एक नाम और बताया गया था जो बैक टू बैक आया हुआ था हमें, अमेरिका में जो तूफान आया था हेलेन, और एक तूफान और था, प्रिंस सर बताइए अगर पता है तो। मिल्टन था सर। मिल्टन, वेरी गुड। मिल्टन और हेलन, आप लोग वन लिख लीजिए, मिल्टन और हेलन। मिल्टन और हेलन दो चक्रवात जो थे वो कहाँ पर आए थे? अमेरिका में आए थे। कहाँ आए थे? दोनों कहाँ थे? अमेरिका में थे, ठीक है। मिल्टन और हेलन कहाँ पे थे? अमेरिका में थे, ठीक है। क्लियर है? और कुछ छोटा है असना, असना जो है कच्छ क्षेत्र में आया है, असना जो है कच्छ क्षेत्र में पाकिस्तान ने नाम दिया, ठीक है। सबका क्लियर है? सर क्या नाम बताया था? हेमेंटल और सॉरी मिल्टन और हेलन, मिल्टन और हेलन अमेरिका में है, मिल्टन और हेलन। यहां तक क्लियर है सभी का? अब उद्योग क्षेत्र कल ही पढ़ा जाए, आज की क्लास को यहीं ओवर किया जाता है।